हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा स्थानांतरण के जो प्रकार हैं उनके बारे में और ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में। शुरू करते हैं ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार। देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण के जो प्रकार हैं, हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, दो हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है? एक तो ऊष्मा के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? ऊष्मा के रूप में, जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कार्य के रूप में, कार्य के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू, ठीक। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण कब होता है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण तब होता है जब वस्तु या यूं कहें निकाय और परिवेश के बीच में तापांतर हो, ताप में अंतर हो, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, ये कब होगा? ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्या हो गया इसको? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण, स्थानांतरण कब होता है? तब होता है जब निकाय तथा परिवेश के बीच में ताप में अंतर हो, तभी होता है। जब निकाय और परिवेश के बीच में, निकाय व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य तापांतर हो। क्या हो? तापांतर हो। निकाय और परिवेश के बीच में जब तापांतर होगा, तभी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऊर्जा स्थानांतरण का जो दूसरा प्रकार है, अच्छा, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा पथफलन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यह पथफलन राशि है। कैसी राशि है? पथफलन राशि है। और पथफलन है तो इसका मान किसी भी स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है, इसका परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, इसमें अंतर ज्ञात करना जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी जो अवस्था फलन राशियां होती हैं, उनमें हम लोग अंतर ही ज्ञात कर सकते हैं, किसी निश्चित स्थिति पर उनका मान ज्ञात करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, केवल अवस्था चरों को छोड़कर। अब बात करते हैं कार्य की। कार्य के द्वारा, कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बल के द्वारा, ठीक है। यानी कोई ना कोई बल होता है, या कोई, हाँ, बल ही बोल दीजिए, बल्कि यूं कहें कि ड्राइविंग फोर्स होता है बल, यानी प्रेरक बल, जो कार्य करवाता है। और इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण तब होगा जब निकाय और परिवेश के बीच में तापांतर ना हो, है ना। यानी जब निकाय तथा परिवेश के मध्य, निकाय मतलब सिस्टम, निकाय और परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य तापांतर नहीं हो, तापांतर नहीं हो, तो निकाय और परिवेश के बीच में तापांतर नहीं हो तो ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य के रूप में होता है। ऊर्जा स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऊर्जा स्थानांतरण
कार्य के रूप में होता है, कार्य के रूप में होता है। ठीक है, कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अब कार्य जो है ये हम अगर अलग अलग तरह से देखें, जैसे यांत्रिक कार्य होता है तो वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे खिसकाना है, तो खिसकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाने से इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। तो बल गुणा विस्थापन, इसको क्या कह देते हैं, कार्य। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो क्या किया, यानी हमने बल लगाया, बल लगाने से हुआ क्या, इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें विस्थापन हुआ। ठीक है, तो एक तो होता है इंटेंसिटी फैक्टर और एक होता है कैपेसिटी फैक्टर। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जो वर्क होता है ना, WORK, वर्क इज इक्वल टू इंटेंसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब तीव्रता कारक, इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर क्या बोलेंगे, तीव्रता कारक, इनटू कैपेसिटी फैक्टर, इनटू कैपेसिटी फैक्टर, क्षमता कारक। दो फैक्टर्स का गुणनफल होता है, दो फैक्टर्स का गुणनफल होता है। कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो वो हमेशा क्या होता है, दो फैक्टर्स का गुणनफल होता है। देखिए कैसे, अगर हम यांत्रिक कार्य की बात करें, किसकी, यांत्रिक कार्य की, ये लीजिए, अगर मैं बात करता हूं यांत्रिक कार्य की, यांत्रिक कार्य, तो हम जानते हैं ये कितना होता है, ये होता है W इक्वल टू F डॉट डी एस, F डॉट डी एस, यानी बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये लीजिए, बल गुणा विस्थापन। तो बल के द्वारा तो हो रहा है कार्य, और कैसे परिवर्तन की वजह से हो रहा है, विस्थापन की वजह से। ठीक है, तो बल तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फैक्टर, और विस्थापन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही गुरुत्वीय कार्य हो सकता है, गुरुत्वीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य होता है W इक्वल टू एम जी एच, W इक्वल टू एम जी एच। m द्रव्यमान की कोई वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया जाए, किसके विरुद्ध, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध, तो किया गया कार्य क्या होता है, mgh, किया गया कार्य क्या होता है, mgh। इसमें mg क्या है, वेट, और h क्या है, हाइट। तो w और h यानी वेट और हाइट का गुणनफल क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। तो यहाँ पर ये भी क्या है, दो राशियों का गुणनफल है, एक इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं विद्युतीय कार्य की, विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य, तो W इक्वल टू होता है माइनस NF ही है ना, W क्या होता है, NF ही लिख लेते हैं, NFE सेल, NFE, W क्या होता है, NFE। यहाँ E जो है ये क्या है, सेल विभव है, और NF क्या है, N तो है मोलों की संख्या, और F है एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो मान लीजिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, किसकी वजह से, सेल विभव की वजह से। तो ये ई सेल जो है ये तो है सेल विभव, ई सेल तो क्या है यहाँ पर, ई क्या है, सेल विभव, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। जितने आवेश का प्रवाह हो रहा है वो क्या है, एन फेराडे, एक फेराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो प्रवाहित आवेश और सेल विभव, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल जो है वो किया गया कार्य हो जाएगा, सेल विभव, सेल विभव।
ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए आपने ले रखा है, आप बात कर रहे हैं बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य की, किसकी? बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य की, बाह्य दाब के विरुद्ध, बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य की, किए गए कार्य की। तो बाह्य दाब के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है, बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य होता है ना, वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे भी क्या है? पी एक्सटर्नल, ये तो दाब है, और डेल्टा वी क्या है? आयतन में परिवर्तन। तो ऐसे कार्य किसी भी प्रकार का हो, वो क्या होगा? दो राशियों का गुणनफल होगा, एक जिसकी वजह से कार्य हो रहा है और एक जिस परिवर्तन की वजह से कार्य हो रहा है। ठीक है, एक तो जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे बल लगाया तो बल की वजह से कार्य हो रहा है, और बल लगाने से क्या हुआ? विस्थापन हुआ, तो विस्थापन की वजह से कार्य है। ठीक है, इस तरह से कार्य के दो प्रकार हो जाएंगे, ऊष्मा और कार्य के दो फैक्टर हो जाएंगे, तीव्रता कारक और क्षमता कारक। और ऊर्जा स्थानांतरण के दो रूप कौन कौन से हैं? ऊष्मा और कार्य। कार्य भी जो है ये पथफलन है, कार्य भी क्या है? ये है भी पथफलन राशि। तो दोनों ही कैसे हैं? पथफलन है, यानी दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं? निकाय की अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के नियमों की। ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। देखिए, ऊष्मागतिकी के जीरोथ लॉ, शून्यांकी नियम हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम जो है किरचॉफ ने दिया था। ये सब अनकहे नियम है, यानी ये नियम जो है व्यवहार में जो चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर नियम बने हुए हैं। ठीक है, जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये एक नियम है हमेशा। ठीक, तो कुछ नियम होते हैं अनकहे नियम, वो नियम जो है ऊष्मागतिकी के नियम बन गए हैं, है ना। व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नियम बन जाती हैं, उनमें से पहला नियम है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, तो सबसे पहले बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया? किरचॉफ ने दिया। किसने दिया भाई? किरचॉफ ने दिया। और क्या कहा कि अगर तीन निकाय हैं, मान लीजिए ये यूनिवर्स है आपका, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में तीन निकाय हैं, एक तो है ए, निकाय ए, और दूसरा है निकाय बी, तीसरा है निकाय सी। मान लीजिए दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग रूप से ऊष्मीय साम्य में है, अलग अलग रूप से ऊष्मीय साम्य में है। ऊष्मीय साम्य का मतलब क्या होगा? इनमें तापांतर नहीं होगा। ऊष्मीय साम्य का मतलब क्या है? इनमें तापांतर नहीं होगा। तो ए सी के साथ अलग रूप से ऊष्मीय साम्य में है, बी भी सी के साथ अलग रूप से ऊष्मीय साम्य में है। तो किरचॉफ ने यह कहा कि दो अलग अलग निकाय अगर किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हैं तो वो आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। आपस में भी क्या होंगे भाई? ऊष्मीय साम्य में होंगे। ये नियम है, और ये तो सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के साथ हाथ मिलाता हूँ, है ना, उसे मेरा हाथ गर्म नहीं लगता या ठंडा नहीं लगता, और मुझे भी उसका हाथ गर्म या ठंडा नहीं लगता। अब मैं किसी दूसरे
आदमी के साथ हाथ मिलाता हूँ, उसका हाथ मुझे ठंडा नहीं लगता या गर्म नहीं लगता, उसको भी मेरा हाथ ठंडा या गर्म नहीं लगता। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो उन्हें आपस में भी ठंडा या गर्म महसूस नहीं होगा। इसका मतलब अगर एक निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ ऊष्मीय में है, वही निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो दूसरा और तीसरा निकाय भी आपस में क्या होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। यानी पहले और दूसरे निकाय के मध्य तापांतर नहीं हो, पहले और तीसरे के बीच में तापांतर नहीं हो, तो दूसरे और तीसरे के बीच में भी तापांतर नहीं हो। ठीक है, तो नियम क्या है? नियम है कि जब दो अलग अलग निकाय या जब दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हो, तो ऊष्मीय साम्य में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होते हैं। तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। ये तो है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ कि तापांतर शून्य होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, ऊष्मीय साम्य का तात्पर्य है कि निकायों के मध्य तापांतर क्या होगा भाई, तापांतर शून्य होगा, तापांतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तापांतर कितना होगा, 0 होगा। ओके, और क्या बोल सकते हैं? ये जो सिद्धांत है ये ताप की अवधारणा को समझाता है। तापांतर की बात कब आएगी, जब ताप की बात हो। तो ताप के बारे में सबसे पहले बात कौन करता है, किरचॉफ कर रहा है। ठीक है, तो यह सिद्धांत या यह नियम बोल दें, यह नियम ताप के सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है, ताप के सिद्धांत की व्याख्या करता है। ओके, ये बात हुई ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है एक्चुअली। ये कहता है कि निकाय को आपने ऊष्मा दी है या निकाय से ऊष्मा ली है, और वो जो ऊष्मा ली है या दी है, और निकाय कार्य कर रहा है या निकाय के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, उन दोनों का जो टोटल होता है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी ऊर्जा कहीं उत्पन्न नहीं हो रही है, कहीं नष्ट नहीं हो रही है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझाता है। ये जो नियम है हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था ये, तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या इसको ही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। ऊर्जा कभी ना तो उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी। अब बात क्या कह रहे हैं कि निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है, ये जो नियम है ये कहता क्या है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई जो है वो किए गए कार्य और ऊष्मा के योग के बराबर होता है। W के Q क्या है? ऊष्मा, और W क्या है? किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब हमने ये नहीं कहा है कि कार्य निकाय ने किया है या परिवेश ने किया है, हमने कहा है किया गया कार्य। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, कि अगर निकाय कार्य करे तो क्या होगा और निकाय पर परिवेश कार्य करे तो क्या होगा। तो एक बार साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। ये लीजिए, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है? ये है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, और इसमें ये कौन है? ये है निकाय। कौन है भाई? ये है निकाय। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये कौन है? ये है निकाय। ठीक, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, और ये कौन है? निकाय। अब ध्यान ये रखना है क्या कि अगर निकाय कार्य करता है, कार्य कौन करता है? निकाय। अगर निकाय कार्य करता है तो जो W है वो होगा नेगेटिव में। कैसा होगा? नेगेटिव। निकाय कार्य करेगा तो निकाय की ऊर्जा घटेगी। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, निकाय कार्य करेगा तो निकाय की ऊर्जा घटेगी, और घटने का मतलब माइनस चिन्ह। तो निकाय कार्य करेगा तो W कैसा होगा? नेगेटिव में। और अगर निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में। यानी W नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? W नेगेटिव का मतलब है
निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। W नेगेटिव में है, इसका मतलब निकाय कार्य कर रहा है। और अगर W पॉजिटिव में है, W पॉजिटिव में है, इसका मतलब निकाय पर परिवेश द्वारा किया गया कार्य। कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। परिवेश द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा में भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि अगर निकाय को ऊष्मा दी गई है तो निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी Q पॉजिटिव में, Q पॉजिटिव में। और अगर निकाय ऊष्मा दे रहा है, परिवेश निकाय से ऊष्मा ले रहा है, तो ऐसे केस में Q कैसे होगा? नेगेटिव में। Q कैसे होगा भाई? नेगेटिव में। तो Q जो है नेगेटिव में है, इसका मतलब निकाय द्वारा ऊष्मा दी जा रही है, निकाय द्वारा ऊष्मा दी जा रही है, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा। अगर निकाय ऊष्मा दे रहा है तो वो नेगेटिव में होगी। वो कैसे होगी? नेगेटिव में होगी। और अगर निकाय ऊष्मा नहीं दे रहा है, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो क्या होगा? Q पॉजिटिव में होगा। Q पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है? निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है। अब ये जो नियम है डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको मिलेगा Q इक्वल टू डेल E प्लस W। फिजिक्स में आपको नियम क्या मिलेगा? Q इक्वल टू डेल E प्लस W। वहां क्या कहता है? वो कहता है कि अगर निकाय को Q ऊष्मा दी जाती है तो वो Q ऊष्मा दो तरह के काम करेगी। एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी और दूसरा निकाय को काम करने में हेल्प करेगी, यानी निकाय के द्वारा काम किया जाएगा। अब निकाय के द्वारा काम किया जाएगा, इसका मतलब W किस में होगा? नेगेटिव में। तो यहां पे भी अगर आप W नेगेटिव में रखो तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाएगा, डेल Q इक्वल टू डेल E प्लस W। तो कंफ्यूजन की कहीं जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं और फिजिक्स में इसी फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं? Q इक्वल टू डेल E प्लस W। तो दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें साइन कन्वेंशन जो है वो सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो W है, किया गया कार्य, ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो हमें कौन से केस में कौन सा यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इस W का मान, किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी W, ये अलग अलग प्रक्रमों में अलग अलग तरीके से होता है। कितना होगा देखिए, इसका मान जो है किए गए कार्य का, ये अगर बात करें समतापी प्रक्रम की, समतापी प्रक्रम, तो समतापी प्रक्रम में देखो ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा। समतापी में हमें पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T 0 होगा,
और dt भी आप 0 बोल सकते हैं। डेल्टा टी बोल दीजिए, dt बोल दीजिए। ताप में परिवर्तन कितना होगा? 0। और जब ताप में परिवर्तन होता है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा होती है ना डेल्टा ई, वो होती है NCV dt। NCV dt। जब dt 0 हो जाएगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? dt 0 हो जाएगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 0। अब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई 0 हो गया तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या W इक्वल टू माइनस Q। एक तो ये चीज। दूसरी बात, इस W का फॉर्मूला क्या होगा? W का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, ये जो समतापी प्रक्रम है ये भी दो तरह से संपन्न हो सकता है, उत्क्रमणीय रूप से और अनुत्क्रमणीय रूप से। तो जिस W का मान है वो उत्क्रमणीय के केस में तो कितना आएगा और अनुत्क्रमणीय में कितना आएगा, ये देख लेते हैं। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। देखिए, कार्य जो होगा वो होगा प्रेशर की वजह से होगा, और प्रेशर की वजह से क्या होगा? आयतन में परिवर्तन होगा। प्रेशर की वजह से आयतन में परिवर्तन होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो संपीड़न हो जाएगा, और प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा? गैस का प्रसार होगा, अगर गैस की बात करें। अब किया गया कार्य होगा क्या? तो W जो है वो होगा डेल PV, डेल PV, ठीक है। और प्रेशर की वजह से होता है, यानी प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखे, वॉल्यूम चेंज हो इसमें, तो P डॉट dV होगा। ये कितना होगा? P डॉट dV। बाह्य दाब के विरुद्ध होता है। ये क्या होता है? बाह्य दाब के विरुद्ध होगा, बाह्य दाब के विरुद्ध होगा। इसलिए W जो है वो होगा नेगेटिव P डेल V। कितना होगा? माइनस P डेल V। क्यों? कि जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई पात्र है, इसमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? इसमें गैस भरी हुई है, और गैस के ऊपर क्या लगा रखा है आपने? पिस्टन लगा रखा है। गैस के ऊपर क्या लगा रखा है भाई? पिस्टन। अब इस गैस का आपको कराना है प्रसार। इस गैस का आपको क्या कराना है? प्रसार कराना है। तो बाहर की तरफ इसके ये जो पिस्टन को रोकने के लिए जो दाब लगाया हुआ है वो हो जाएगा P एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल। सपोज इसका आयतन पहले आयतन V1 था। पहले आयतन क्या था? V1। बाद में आयतन हो गया इसका, प्रसार हुआ, और बाद में आयतन कितना हो गया? V2। कितना हो गया? V2। तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? आयतन में परिवर्तन कितना होगा? डेल V। और अगर इसको P एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा P डॉट डेल V। लेकिन इस बाह्य दाब के विरुद्ध गैस को कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए किस में होगा? माइनस में। किस में होगा? माइनस में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर संपीड़न हो तो फिर क्या होगा? तो संपीड़न हो तब क्या होगा? इसको दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? प्रेशर तो P एक्सटर्नल ही होगा, लेकिन आयतन में क्या होगा? अब की बार कमी आएगी, और V2 माइनस V1, आयतन में परिवर्तन कितना होगा? V2 माइनस V1, और ये आएगा माइनस में। जब माइनस में आएगा V2 माइनस V1 किस में आएगा? माइनस में। और यहाँ डेल्टा V माइनस में लिखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी संपीड़न में वही कार्य कैसा हो जाएगा? संपीड़न में वही कार्य कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये होता है W इक्वल टू माइनस P डॉट डी। अब अगर ये समतापी प्रक्रम मान लीजिए उत्क्रमणीय है, कैसा है? उत्क्रमणीय।
तब किया गया कार्य अलग फॉर्मूले से निकाला जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। और अगर ये समतापी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तब अलग फॉर्मूला रहेगा, अनुत्क्रमणीय। और आपको पता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से थोड़ा अधिक होता है, तो यह है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तो किए गए कार्य का फॉर्मूला यही रहेगा, माइनस पी डॉट डेल वी, माइनस पी डॉट डेल वी, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य जो है W इक्वल टू माइनस पी डॉट डी वी, माइनस पी डॉट डी वी, यानी पी डॉट डी वी का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे V1 से V2 तक लिमिट्स लगाकर, और इसका जब समाकलन करेंगे तो ये जो P है ना, इस P की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है, तो P की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT अपॉन V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, NRT अपॉन V। तो यहाँ पर अगर आप NRT अपॉन V लिखेंगे तो ये हो जाएगा NRT अपॉन V इंटू डी वी, V1 से V2। N कॉन्स्टेंट मोलों की संख्या, R कांस्टेंट, समतापी प्रक्रम में तो T भी कांस्टेंट, यानी NRT पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये जो W आएगा ये आएगा माइनस NRT, और dV अपॉन V का समाकलन, ये 1 अपॉन V इंटू डी वी हो गया, और 1 अपॉन V इंटू डी वी का होता है ln V। क्या होता है, ln V, और वही लिमिट्स V1 से V2 तक, V1 से V2 तक। और जब आप ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1, ln V2 माइनस ln V1, और W की वैल्यू आ जाएगी माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1 को हम लिख सकते हैं ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1। और इसको जब आप बेस 10 में चेंज करेंगे, इसको जब आप बेस 10 में चेंज करेंगे तो ln को बेस 10 में चेंज करने पर 2.303 से गुणा करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2.303 इंटू NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। और हम एक चीज और जानते हैं कि जो बॉयल का नियम होता है ना, बॉयल का नियम ये कहता है, बॉयल का नियम क्या कहता है कि अगर n और t का मान कांस्टेंट हो, बॉयल का नियम क्या कहता है कि n और t का मान कांस्टेंट हो, मोलों की संख्या कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पे हमने n को भी क्या मान रखा है, कांस्टेंट। तो उस केस में दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P1 अपॉन P2 जो होता है वो V2 अपॉन V1 के बराबर होता है, V2 अपॉन P1 के बराबर होता है। तो अगर इस केस में अगर हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 लिख सकते हो, या W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग ऑफ V1 अपॉन V2, सॉरी P1 अपॉन P2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, P1 अपॉन P2। दोनों फॉर्मूले जो हैं ये समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य के को बताते हैं, यानी यहाँ दाब स्थिर रखना भी जरूरी नहीं है। अलग अलग दाब पर आप अगर लेते हैं तो अलग अलग दाब पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हुआ समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में और समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अब बात करते हैं अगर प्रक्रम समदाबी हो, कैसा हो, समदाबी हो, तो दूसरा हम ले लेते हैं समदाबी आइसोबारिक प्रोसेस।
समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, किया गया कार्य समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य। ये जो है, अगर समदाबी प्रक्रम भी दो तरह का है, हो सकता है। देखो, समदाबी प्रक्रम में प्रसार में किया गया कार्य क्या होगा और संपीड़न में क्या होगा। प्रसार अगर है तब क्या होगा और संपीड़न है तो क्या होगा। तो समदाबी प्रक्रम है तो किया गया कार्य W जो है वो होगा माइनस पी डॉट डी वी या पी डॉट डेल वी, माइनस पी डॉट डेल वी। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो P है, ये P है, ये कौन सा है, बाह्य दाब है। और बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य अगर है, प्रसार है, तो उसमें नेगेटिव में ही आएगा ये माइनस पी डॉट वी टू माइनस वी वन। चूंकि V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा, प्रसार है, प्रसार है, इसलिए V2 क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। तो W यहां पर नेगेटिव में ही आएगा, W यहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन अगर संपीड़न हो रहा है, क्या हो रहा है, संपीड़न, तो संपीड़न में क्या होगा, वही फॉर्मूला W इक्वल टू, फॉर्मूला यही रहेगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यानी डेल V V2 माइनस V1। लेकिन हमें पता है संपीड़न है, इसका मतलब V2 जो है वो V1 से तो छोटा होगा, V1 बड़ा होगा। संपीड़न का मतलब क्या हुआ, पहले आयतन ज्यादा था, अब आयतन को आपने क्या कर दिया, दबाकर कम कर दिया। तो उस केस में W क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे आएगा भैया, पॉजिटिव में आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव में। तो ये ध्यान रखिएगा, समदाबी प्रसार में किया गया कार्य नेगेटिव में आएगा और संपीड़न में किया गया कार्य किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब बात करते हैं सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य। किसमें, सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य। तो देखिए सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, थर्ड, सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य, किया गया कार्य, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य। सम आयतनिक प्रक्रम में डेल्टा V कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, डेल V 0 होगा, तो W कितना हो जाएगा, 0। W भी कितना, 0 कितना हो जाएगा, 0। तो फिर आपका जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, उससे आप क्या कहेंगे, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। इसमें W 0 रखेंगे तो डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा भाई, Q के बराबर आएगा। और डेल्टा E की वैल्यू होती है NCV dt, इसका मतलब Q भी क्या हो जाएगा, NCV dt। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, NCV dt। ठीक है, CV यहाँ पर नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। आगे चलकर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, तो ये ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग फोर्थ, रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, जैसे मैंने कहा अभी इसमें पीछे वाले में समतापी प्रक्रम में,
समतापी प्रक्रम में हमें कुछ नहीं दे रखा है ना क्वेश्चन में, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम का कुछ हिंट दे रखा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम का हिंट का मतलब है निश्चित ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप तो दोनों में देगा, समतापी तो कहेगा ही कहेगा, नियत ताप के साथ साथ यहां पर बोलेगा कि किसी बाह्य बल के विरुद्ध, स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध, स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई शब्दावली आपको मिलती है, ऐसा कोई शब्द मिलता है आपको कि स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य हो रहा है, या फिर कोई अचानक, है ना, अचानक दाब अचानक आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कुछ सडन चेंज, क्योंकि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं, फास्ट। तो आपको ऐसे कुछ भाषा मिलेगी ऐसी, जैसे स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध नियत ताप पर कार्य हो रहा है, या फिर अचानक कोई परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें अनुत्क्रमणीय वाला फॉर्मूला काम में लेना है, W = -P.dV, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। अब वापस आते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम पर। किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम में हम जानते हैं जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0। डेल्टा E = Q + W में ये वैल्यू अगर पुट करें तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है उससे क्या हो जाएगा, डेल्टा E = Q + W, Q + W, ठीक है। तो डेल्टा E कितना हो जाएगा, यहां पे Q तो 0 हो ही गया, डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। अब आपको W निकालना है, क्या निकालना है, W। यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ऊष्मा परिवर्तन जो है वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। इसमें समझ लीजिए NCV/DT का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा डेल्टा E के बराबर, और डेल्टा E कितना है, डेल्टा E है NCV/DT के बराबर, यानी W हो जाएगा आपका NCV × T2 - T1, T2 - T1। ये जो CV है, यहां CV क्या है, CV है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, और वो भी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस रहे तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो NCV/DT होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो CV होती है, CV का मान होता है R/γ-1। CV का मान कितना होता है, CV का मान होता है R/γ-1, तो ये हो जाएगा NR T2 - T1/γ-1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NRT1 - NRT2, NRT2 - NRT1/γ-1, γ-1। और NRT क्या होता है, PV। अगर NRT2 है इसका मतलब P2V2 है, और NRT1 है इसका मतलब क्या है, P1V1। तो आप इसको W का एक और फॉर्मूला ये बना सकते हैं, W = P2V2 - P1V1, P2V2 - P1V1 γ-1। ये जो है रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का फॉर्मूला होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा NCV/DT, या ये हो जाएगा NRT2 - T1/γ-1, या P2V2 - P1V1/γ-1। ये गामा जो है ये एक स्थिरांक होता है, और इसका मान अलग अलग तरह की जो गैसें होती हैं उनके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये जो गामा है इसकी वैल्यू, एक परमाणविक गैस है अगर मान लीजिए, गामा की वैल्यू है ना
एक परमाणविक गैस के लिए गामा की वैल्यू, एक परमाणविक, एक परमाणविक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3 यानी 1.66। द्विपरमाणविक गैसें हैं उनके लिए होती है 7/5 और बहुपरमाणविक के लिए 4/3 होती है। बहुपरमाणविक गैस अगर कोई है तो उसके लिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू 4/3। ठीक है, ये गामा है ना, ये Cp और Cv का अनुपात होता है, Cp और Cv का अनुपात पढ़ेंगे हम आगे चल के। गामा इक्वल टू Cp/Cv और R जो है वो होता है Cp - Cv, Cp - Cv। ठीक है, तो ये जो आए हैं, Cp क्या है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। Cp क्या है, Cp है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा बताई दिया क्या होता है, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको क्या बोलेंगे, Cp, विशिष्ट ऊष्मा। सपोज ये कहा कि 0.5 मोल जल का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बाह्य दाब है, इसके विरुद्ध वाष्प में बदला गया है। इसको 1.5 मोल जल है, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाह्य दाब के विरुद्ध वाष्प में परिवर्तित किया गया है, वाष्प में परिवर्तित किया गया है। आपसे पूछेगा किए गए कार्य की गणना करो, आंतरिक ऊर्जा पूछ सकता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ सकता है, एंथैल्पी पूछ सकता है ना, ऊष्मा। तो आपसे पूछ लिया गया सपोज किए गए कार्य की गणना करो, किए गए कार्य की गणना करो, किए गए कार्य की गणना करो। तो कैसे करेंगे, ये रहा, कहाँ गया, P इंटू V2 माइनस V1, ये रहा है ना, ये रहा प्रसार होगा। क्यों होगा प्रसार, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप जल वाष्प में बदल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं भाई, वाष्प में बदल रहे हैं। देखिए 0.5 मोल जल है यानी H2O है, कितना है 0.5 मोल, इसको किस में बदल रहे हैं, वाष्प में। वाष्प का मतलब क्या है, गैस में। 0.5 मोल गैस जो होगी, 0.5 मोल का मतलब जल का कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम प्रति मोल इसका क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो आधे मोल का कितना होगा, 9 ग्राम। और आपको कोई कहे 9 ग्राम जल एक गिलास में लेके आओ, तो 9 ग्राम कितना होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, यानी उसका आयतन क्या होगा, बहुत कम होगा, 9-10 ml ही होगा, इतना या
अगर 1 ग्राम प्रति ml माने तो 9 ml होगा, आयतन होगा बहुत कम। लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करके वाष्प में बदलेंगे, इसका जो आयतन होगा वो 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। तो जो V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1 वो लगभग V2 के बराबर हो जाएगा। यानी V1 तो नगण्य है ना, लगभग 9 ग्राम का आयतन कितना होगा, बहुत कम। लेकिन अब प्रसार हो गया आयतन का और वाष्प में बदलते ही उसका आयतन कितना हो गया 11.2 लीटर। तो ये हो जाएगा V2, यानी डेल्टा V जो है वो लगभग 11.2 लीटर हो जाएगा, लगभग 11.2 लीटर। ये तो आ गया V2। अब चूंकि ये प्रसार है, प्रसार में किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो माइनस P एक्सटर्नल कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे 11.2 लीटर। तो ये आ जाएगा माइनस 11.2 लीटर एटमॉस्फेयर। और अगर आपको इसको जूल में बदलना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसको 101.325 से गुणा करेंगे, 101.325 इससे गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई, जूल में। और अगर किलो जूल में बदलना है तो आप 1000 का भाग और लगाएंगे, तो 11.2 गुणा 101.325 बटे 1000, ये किस में बदल जाएगा, किलो जूल में। और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई कि किया गया कार्य जो है वो कैसे पूछा जाता है, किए गए कार्य पर आधारित प्रश्न। कई बार ऐसे पूछता है, साइन कन्वेंशन यूज करवा लेता है क्वेश्चन कि एक निकाय को 10 जूल ऊष्मा देने पर, 10 जूल ऊष्मा देने पर, 10 जूल क्या दे रहे हैं, ऊष्मा, 10 जूल ऊष्मा देने पर निकाय कार्य करता है। और कितना कार्य करता है, निकाय 7.5 जूल कार्य करता है, कार्य करता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। कई बार क्या करेगा, पहले की आंतरिक ऊर्जा दे देगा और बाद की आंतरिक ऊर्जा पूछ लेगा। तो आंतरिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन हम ज्ञात कर सकते हैं तो आंतरिक ऊर्जा भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो, परिवर्तन की गणना करो, गणना करो। मैंने कहा कि आंतरिक ऊर्जा अगर पहले की दे दी तो बाद की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन का पता चल जाएगा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, वो तो अवस्था फलन राशि है। लेकिन वो हमने नहीं किया है, एक स्टेट की आंतरिक ऊर्जा जो है उसने खुद ने दे रखी है। हम तो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, उसकी सहायता से दूसरी आंतरिक ऊर्जा बता रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा Q प्लस W। अब देखिए ऊष्मा दे रखी है, निकाय को ऊष्मा दी है, तो निकाय को ऊष्मा दी है तो निकाय के लिए निकाय को ऊष्मा मिलने पर उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यानी Q क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये Q जो है ये किस में है, पॉजिटिव में, यानी प्लस 10 जूल है। और W निकाय खुद कार्य कर रहा है, निकाय को कार्य करना पड़ रहा है, निकाय की ऊर्जा घटेगी, क्या होगा, माइनस 7.5 जूल। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 10 जूल प्लस का है, प्लस 10 जूल प्लस माइनस 7.5 जूल, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2.5 जूल। यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में 2.5 जूल की वृद्धि होगी।
निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? 2.5 जूल की वृद्धि होगी। 2.5 जूल की क्या होगी भैया? वृद्धि होगी। ठीक है, इतने की वृद्धि होगी। ये बात हुई इस तरह के प्रश्नों की। ठीक है।